हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम अपने इस इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे जो इन्फिनेटिव से रिलेट कर रहे थे और मैंने ये कहा कि आप इसको मतलब पैसिव में कन्वर्ट करके आप क्या करेंगे, मुझे बताने की कोशिश करेंगे कमेंट करके कि सही आपने बनाया या गलत। हो सकता है आप सही बनाए हो, गलत भी बना सकते हैं। देखिए एक चीज़ और है क्या कि इस इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस का मतलब इस तरह के सेंटेंस के पैसिव वॉइस का मतलब रूप दो तरह से होता है। मतलब इसके हम पैसिव दो तरीके से बनाते हैं, जिनमें एक तरीका बहुत इजी होता है और दूसरा तरीका समझने के लिए पूरे इस इन्फिनेटिव को हमें समझना पड़ता है। तो पूरा इन्फिनेटिव को समझना पड़ता है। तो इसका जो सबसे इजी वाला तरीका है वो आपको बताया जा चुका है, लेकिन आइए फिलहाल ना फिर भी इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो इसका जो सबसे इजी तरीका है पहले उसकी मैं बात कर लूँ, उसके बाद इन्फिनेटिव आपको बताऊंगा कि आखिरकार इन्फिनेटिव है क्या, इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए इसको पहले मिटा देते हैं, इसको यहाँ से मिटा करके अब इसको हम पैसिव में बताते हैं क्या बनेगा। देखिए इसका पैसिव बनाने का जो इजी तरीका होता है वो तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले आपको लिखना है इट। मान लीजिए मैं ये रूल आपके सामने लिख रहा हूँ, आप इसे लर्न करेंगे। इट लिखेंगे, इट के बाद कोई बी वर्ब लिखेंगे, इट के बाद क्या करेंगे, कोई ना कोई बी वर्ब लिखेंगे। तो इट के बाद बी वर्ब के रूप में मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब जो होते हैं, अगर ये प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वाज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इज या वाज, समझ गए। उसके बाद जो यहाँ पे वर्ब दिख रहा है आपका, मेन वर्ब बोल सकते हैं, उसका हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो दैट क्लाज है ना, ये पूरा दैट लग करके क्लाज सेम टू सेम जैसा वैसे उतार देंगे, तो लिखेंगे दैट क्लाज। तो यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप बना लेंगे, बहुत ईजी है। तो आइए पहले वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं इसी रूल से। ये आपका रूल है पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब इस रूल की हेल्प से इसको हम पैसिव में बना लेते हैं। बना लूँ ना, ये चलिए ठीक है, तो आप कह रहे हैं तो बना ही लेते हैं। देखिए इसको मैं इसी बीच बीच में बना रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आपको पता होगा इट लिखना है, तो यहाँ लिखिए इट। अब इट के बाद इज या वाज में से कोई एक लिखना पड़ेगा ना। अब बताइए ये से जो लिखा है ये किस टेंस में है, मतलब लिखा गया पीपल से, लोग ऐसा कहते हैं। तो ये से जो है ये किस फॉर्म में है, मतलब किस टेंस में है, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। आपको पता होगा कि प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में है तो आप लिखेंगे इज, अगर होता पास्ट में तो आप लिखते वाज। तो यहाँ पे इज लिखेंगे ना, तो इट इज। फिर यहाँ पे जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म करेंगे, तो से का थर्ड फॉर्म SAID, इट इज सेड। उसके बाद लिखेंगे दैट, दैट के बाद बाकी जो है जैसा वैसे उतार देंगे। तो इट इज सेड दैट ही इज, यहाँ पे इज है ना, ही इज अ थीफ, ऐसा आप लिखेंगे। पीपल सेड, अब देखिए सेड आ गया, सेकेंड फॉर्म हुआ ना, सेकेंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट में चला गया। पास्ट में चला गया तो आप क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इट वाज सेड दैट। फिर दैट क्लाज को जैसा है सेम टू सेम वैसे ही इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ही वाज अ थीफ, समझ गए। अब पीपल से दैट ही वाज अ थीफ। आइए ना अब इसको ना, इस रूल को आप नोट कर लिए होंगे, इसे मैं इरेज करके इसका बना देता हूं इसी की जगह पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी लिखेंगे इट, और ये है प्रेजेंट में, किस में, प्रेजेंट में। तो लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे क्या, सेड, फिर लिखेंगे दैट, इट इज सेड दैट ही वाज अ थीफ, THIEF। अब बताइए इजी है या नहीं, तो ये तो बहुत ईजी है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तो बहुत ईजी है।
लेकिन जब इसी को इन्फिनिटिव के तरीके से यानी कि इन्फिनिटिव वाले रूल से, उस तरीके से, उस मेथड से अगर पैसिव बनाया जाए तो आपके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट तो ज़रूर हो जाएगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम इन्फिनिटिव को समझ लें, ताकि आप हम इन्फिनिटिव को समझ लें ताकि आप उस चीज़ को भी अच्छे से समझ लें। तो आइए हम इन्फिनिटिव पहले स्टार्ट करते हैं। आखिरकार इन्फिनिटिव होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो इन्फिनिटिव पता है आपको कि ग्रामर की भाषा में जनरली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और इसको कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसकी पहले हम चर्चा करते हैं। तो क्या आप बताएंगे ये इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं? जानते हो तो ठीक है, नहीं तो आइए मैं तो बताऊंगा ही आपको। अब आइए इन्फिनिटिव की चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। जो हमारे ये इन्फिनिटिव होते हैं ना, इसको हमारे ग्रामरियंस ने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसका जो पहला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, और जो दूसरा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। एक का नाम है बेयर इन्फिनिटिव, और दूसरे का नाम होता है फुल इन्फिनिटिव। अब सोच में आप पड़ गए होंगे कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है और फुल इन्फिनिटिव क्या होता है। क्या आप सोच में पड़ गए हैं ना? मैं सही कहा कि नहीं, बताइए। हाँ, हो सकता है पढ़े होंगे, जानते होंगे तो नहीं, लेकिन जो बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे वो तो सोच में पड़ गए होंगे कि बेयर इन्फिनिटिव क्या है और फुल इन्फिनिटिव क्या है। तो क्यों ना इसकी भी चर्चा हम थोड़े समय के लिए कर लें। आइए कर ही लेते हैं। बेयर, अब देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड है बेयर की मीनिंग होता है विदाउट। क्या होती है? विदाउट, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं बिना। क्या बोल सकते हैं? बिना। या जैसे बोलते हैं बेयर फुट का मतलब बिना पैर का व्यक्ति नहीं, बिना चप्पल जूते वाला व्यक्ति। बेयर फुट मतलब नंगे पाँव। तो बेयर मतलब एक तरह से नंगा भी समझ सकते हैं। तो बेयर फुट मतलब नंगे पाँव वाले व्यक्ति। ठीक है, तो वैसे अगर बेयर इन्फिनिटिव कह रहा है, इसका मतलब विदाउट टू इन्फिनिटिव से बोल सकते हैं। विदाउट टू मतलब उस इन्फिनिटिव के पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ना एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विदाउट टू इन्फिनिटिव। विदाउट टू, ये डबल ओ नहीं रहेगा, विदाउट टू इन्फिनिटिव। इसको विदाउट टू इन्फिनिटिव के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा नाम है, इसलिए मैं छोटे वाले से ही काम चला लूंगा, बेयर इन्फिनिटिव। समझ गए? अब इसी का अपोजिट ये हो जाएगा, उल्टा। ये विदाउट टू है, ये वाला विदाउट टू है, और ये टू इन्फिनिटिव है, तो इसको बोलेंगे टू इन्फिनिटिव। समझ गए? अब ना आइए इस चीज को समझते हैं एक एक एग्जाम्पल दोनों पे। जैसा मैं लिखूंगा, आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, या मैं ऐसा भी लिख दूंगा आपके यहाँ, आपको सेंटेंस जैसे आ जाएगा कि आई सॉ हिम गो। आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। अब देखिए, क्या ये जो वर्ब दिख रहा है इसके पहले आपको टू दिख रहा है क्या? नहीं, तो विदाउट टू इन्फिनिटिव हो गया। टू नहीं दिख रहा है ना, टू नहीं आ सकता, तो इसको हम बोलेंगे विदाउट टू इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव। समझ रहे हैं? तो बेयर इन्फिनिटिव समझ गए। इसका पैसिव वॉइस आप सीख भी चुके हैं, ही वाज सीन टू गो, सीख चुके हैं ना।
और यहाँ पे भी टू नहीं लगा, ये भी विदाउट टू इन्फिनिटिव। मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू का यूज नहीं किया जाता है उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है समझ गए। अब बात कर लेते हैं फुल इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव क्या होता है। तो फुल इन्फिनिटिव क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। आई एम टू टीच यू इंग्लिश। आई एम टू टीच यू इंग्लिश। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसे सेंटेंस लिखा, तो ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसके पहले आपको टू दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टू इन्फिनिटिव, या इसको हम बोल सकते हैं फुल इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। तो समझ गए कि जिसके पहले टू आएगा उसे फुल इन्फिनिटिव, जिसके पहले टू नहीं आएगा उसे बेयर इन्फिनिटिव। दूसरा नाम भी है विदाउट टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, या विथ टू इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। चलिए, तो अब आइए ना बात करते हैं कि ये जो हमारे बेयर इन्फिनिटिव होते हैं ये तो इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे फुल इन्फिनिटिव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये फुल इन्फिनिटिव कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो आइए उन दो प्रकारों को समझ लेते हैं कि कौन कौन होते हैं। जो पहला इसका काइंड्स होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इन्फिनिटिव। एक्टिव इन्फिनिटिव समझ गए। दूसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं पैसिव इन्फिनिटिव। पैसिव इन्फिनिटिव। एक्टिव इन्फिनिटिव एंड पैसिव इन्फिनिटिव। अब ध्यान से सुनेंगे, जो एक्टिव इन्फिनिटिव होते हैं ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार। आइए समझते हैं वो चार कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक को बोलते हैं प्रेजेंट इन्फिनिटिव। प्रेजेंट इन्फिनिटिव। और जो दूसरे नंबर पे आता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। और तीसरे नंबर पे आता है जो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। और इस पे आता है एक परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो जो प्रेजेंट इन्फिनिटिव होता है इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव क्या होते हैं? टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? टू हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म लिखे हैं। फिर परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब तो समझ गए। अब बताइए, ये हमारे इन्फिनिटिव एक्टिव इन्फिनिटिव जो है ये फोर टाइप्स के हो गए। प्रेजेंट इन्फिनिटिव या इसको सिंपल इन्फिनिटिव भी कह देते हैं, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। यानी कि ये हमारे चार प्रकार के हो गए एक्टिव इन्फिनिटिव। इनके स्ट्रक्चर भी मैंने नीचे लिख दिया, आप इन्हें लर्न कर लेंगे। अब मैं बात करूंगा पैसिव इन्फिनिटिव की। किसकी बात करूंगा? पैसिव इन्फिनिटिव की। तो आइए हम पैसिव इन्फिनिटिव की बात कर लेते हैं। कर लें। तो इस पैसिव इन्फिनिटिव को समझने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि इसे इरेज करना पड़ेगा और यहाँ से ये बताना पड़ेगा कि ये हमारे जो पैसिव इन्फिनिटिव होते हैं ना ये चार प्रकार के हो जाते हैं, ये नाम सेम रहेंगे। मतलब एक्टिव चार प्रकार के होते हैं और इनका भी सेम नाम,
और वही पैसिव इन्फिनिटिव यही 4 होते हैं, नाम तो सेम रहेंगे, इनके सेम नेम रहेंगे, बस इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज आ जाएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से इरेज करके फिर से इसका अलग से स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, मतलब जो पैसिव में होना चाहिए। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को फिर से यहाँ से हम मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं। समझ रहे हैं ना, जो मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा था वो एक्टिव इन्फिनिटिव के थे, लेकिन अब बात हम पैसिव इन्फिनिटिव के कर रहे हैं कि ये भी 4 होते हैं, ये नेम सेम है, तो मुझे फिर से लिखना ना पड़े और आपका समय बच सके, इसलिए मैंने यहाँ से इसको एरो कर दिया। उसके बाद ये 4 प्रकार के हो गए पैसिव इन्फिनिटिव। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इनके स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इसमें होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं पैसिव इन्फिनिटिव, मतलब प्रेजेंट इन्फिनिटिव का पैसिव स्ट्रक्चर। कंटिन्यूअस में क्या होता है, टू बी प्लस वर्ब की, टू बी फिर आ जाएगा बी ई आई एन जी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे होता है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे होगा टू हैव बीन बिंग बी ई आई एन जी, बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि पैसिव में जो 4 इन्फिनिटिव हमारे पास होते हैं, प्रेजेंट इन्फिनिटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, इनके ये स्ट्रक्चर हो गए जो नीचे लिखे हैं। यानी कि अब इन्फिनिटिव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई है या नहीं, आ गई है ना। अगर ये बात आ गई है तो आइए ना इसमें कुछ इन्फिनिटिव की हम चर्चा कर लेते हैं। यूजेज में ज़्यादातर ये और ये यूज होते हैं। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव बहुत ही कम यूज होते हैं। ज़्यादा यूज हमारे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव होते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि कब हमें प्रेजेंट इन्फिनिटिव यूज करना है और कब हमें परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज करना है। कर ले चर्चा ना, आइए कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमको यहाँ से सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ से पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, वैसे आप कर लिए होंगे, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं, करने वाले हैं प्रेजेंट इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव की। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव बहुत ही कम या परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही कम रेयर केसेज में यूज होते हैं। ज़्यादातर हमारे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज होते हैं। समझ रहे हैं ना। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे प्रेजेंट इन्फिनिटिव की। किसकी? प्रेजेंट इन्फिनिटिव की। प्रेजेंट इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में जाएगा तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही इसका स्ट्रक्चर है ना, एक्टिव में पैसिव में। समझ गए? आप लर्न कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, फिर से मुझे नहीं लिखना पड़े इसलिए मैं ऐसे बस लिख दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये कब बताएंगे, जब हमारा ना जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के रिस्पेक्ट में हम बात फ्यूचर की करेंगे। किसकी बात? फ्यूचर की करेंगे। जो हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के रिस्पेक्ट में, देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं बोल के आ रहा हूँ, जो भी मेन वर्ब होगा उस मेन वर्ब के रिस्पेक्ट में बात फ्यूचर की हो, मतलब मेन वर्ब के बाद का एक्शन अगर दिखाया जाए तो वहाँ पे हमें यूज करना है प्रेजेंट इन्फिनिटिव। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेन वर्ब के पहले की बात दिखाना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ बात हम पास्ट की कर रहे हैं। किसकी? पास्ट इवेंट की बात हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको यूज करना है परफेक्ट इन्फिनिटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा आप समझ लेंगे। मैं बोलूँगा आई
वांट टू प्ले क्रिकेट। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। यहाँ आपको इन्फिनिटिव दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं? आपने बोला सर दिख रहा है, बिल्कुल सही बोला आपने, दिख रहा है ना। अब मैं बात करूँगा क्या इस सेंटेंस को मैं ऐसा लिख पाऊँगा कि आई वॉन्ट टू, अब परफेक्ट इन्फिनिटिव की बात करें तो ऐसा लिख पाएंगे क्या आई वॉन्ट टू हैव प्लेड क्रिकेट। ये भी एक इन्फिनिटिव है, नहीं है? ये परफेक्ट इन्फिनिटिव में आप लिखे ना ऐसा स्ट्रक्चर, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखे या नहीं? आप जा करके देखिए अपने कॉपी में जरूर लिखे हैं। तो आई वॉन्ट टू हैव प्लेड क्रिकेट। अब बताइए, एक काम कर लेते हैं, ये चलिए ठीक है रहने दीजिए। वैसे मैं यहाँ से क्रिकेट को रिमूव करना चाहता था, लेकिन आइए समझ लेते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू हैव प्लेड क्रिकेट, दोनों में अंतर क्या है और सही कौन है? तो मैं आपको इतना बस बता दूं पहले कि ये वाला जो है सही है और ये वाला गलत है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्यों है, सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है जिसमें कि ये वाला सही है और ये गलत है, हम कैसे इस बात को समझ पाएंगे? तो उसी चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए वांट जो है ये मेन वर्ब है या नहीं? आई क्या है? आई क्या है बताइए? आपने बोला कि सर आई जो है ये एक सब्जेक्ट है, मैं भी मान गया, बिल्कुल आपने सही बोला। लेकिन वांट क्या है? आपने बताया कि सर ये वांट जो है ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना, और ये इन्फिनिटिव है। अब ये कौन सी इन्फिनिटिव है बताइए? प्रेजेंट इन्फिनिटिव है। अब ये जो प्रेजेंट इन्फिनिटिव है तो ये मेन वर्ब के रिस्पेक्ट में ये फ्यूचर का सेंस देगा। मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, टू प्ले क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलना। ध्यान से सुनेंगे, आई वांट टू प्ले क्रिकेट मतलब होगा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो आप बताइए कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहता है मतलब पहले वांट करता है, चाहने का काम, क्या कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो अब बताइए कि पहले वो चाहता है मतलब चाहेगा, उसके बाद ना क्रिकेट खेलेगा। पहले उसके अंदर इच्छा होगी, बोल रहा है मैं चाहता हूँ क्रिकेट खेलना, इसका मतलब ये क्रिकेट तो खेला नहीं है। अरे खेल लिया होता तो कैसे चाहेगा? बोल रहा है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, यानी अभी उस वांट कर रहा है, उस चीज़ को चाह रहा है, उसके बाद ना खेलेगा। बताइए, अब ध्यान से सुनेंगे, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब जो बोलने वाला बोल रहा है मैं चाहता हूँ क्रिकेट खेलना, इसका मतलब अभी वो काम हुआ नहीं है खेलने का, अभी वो खेला नहीं है। अगर वो क्रिकेट खेला होता तो ऐसे थोड़ी ना बोलता कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, ऐसे तो बोलेगा नहीं। बोल रहा है मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इसका मतलब उसकी इच्छा हो रही है, वो चाह रहा है कि मैं खेलूँ, यानी कि इन दोनों में पहले काम वांट करने का होगा कि वो चाहेगा, उसके बाद खेलेगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस मेन वर्ब के बाद का ये एक्शन है? ऐसा लग रहा है नहीं? बिल्कुल लग रहा है कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट मतलब मैं चाहता हूँ क्या करना? खेलना क्रिकेट, ठीक है। तो इसके ये बाद का अगर एक्शन है तो फ्यूचर का सेंस हुआ, फ्यूचर का सेंस हुआ तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव यूज कर लिए। अब वो ये जो है पास्ट का सेंस बताएगा, मतलब बताएगा इस मेन वर्ब के बाद का एक्शन नहीं बल्कि इस मेन वर्ब के पहले का एक्शन बताएगा। मतलब पहले मेन वर्ब नहीं हुआ, पहले ये काम हो गया। ऐसे कैसे होगा कि आई वांट मैं चाहता हूँ टू हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो खेलना चाहता हूँ मतलब अभी काम तो हुआ नहीं है, लेकिन परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब कि ये काम इसके पहले हो गया, उसके बाद आप चाह रहे हैं। इसका मतलब ये काम इसके पहले हो गया है, उसके बाद आप चाह रहे हैं खेलना। ऐसे कैसे होगा? हाँ, ये मत बोलिएगा कि सर क्या पता फिर से एक बार और खेलना चाहता हो। एक बार और खेलना चाहता हो तो लिखेगा ना कि वंस मोर, एक बार और, ऐसा कुछ लिखेगा। तो इसका मतलब क्या कि ये जो है ना, ये जो है मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के पहले का एक्शन है। और वांट जब होता है तो उसके बाद कोई एक्शन होता है, ये पहले नहीं होता, इसलिए गलत है हमारा सेंटेंस। समझ रहे हैं? आइए अब कहेंगे कि सर तब इसका यूज कहाँ होता है? यहाँ तो गलत हो गया परफेक्ट इन्फिनिटिव, कहीं ना कहीं ऐसा तो यूज होता होगा। तो आइए ना इनको हम इरेज करके एक परफेक्ट इन्फिनिटिव का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले समझ लें, आइए देखते हैं।
देखिए पहले ना वो उसका भी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं लिख लीजिए, परफेक्ट इन्फिनिटिव। कौन सा इन्फिनिटिव? परफेक्ट इन्फिनिटिव। इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं कैसे होते हैं? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसों में टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं। जैसे आता है क्या, जैसे आ जाएगा कि ही डिनाइड टू हेल्प हर। फिर आएगा कि ही डिनाइड टू हैव हेल्प्ड हर। टू हैव हेल्प्ड हर। अब आइए इस चीज को समझते हैं। ही डिनाइड, अब डिनाई जो होता है ना, ध्यान से सुनेंगे, DENY। डिनाई का मतलब होता है नॉट एक्सेप्ट, मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, नॉट एडमिट करना, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना। तो ही डिनाइड, वो डिनाइड कर दिया। टू हेल्प हर, उसकी मदद करना। तो यहाँ पे मदद करना नहीं, जैसे कोई काम हो गया है आपका, उस चीज को आप डिनाई करते हैं। नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी ने चोरी किया, बात समझिएगा, एग्जाम्पल समझाने के बाद, किसी ने चोरी किया और मैंने बोला कि आपने चोरी किया, मैंने देखा है आपको वहाँ पे चोरी करते हुए, तो वो डिनाई कर रहा है, नहीं मैंने तो चोरी नहीं किया, मैं तो वहाँ गया तक भी नहीं था, ऐसे डिनाई कर रहा है। इसका मतलब वो जो काम हो चुका है उस काम को डिनाई करना, इसी को बोलते हैं डिनाई करना, मतलब उसको मना करना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको एक्सेप्ट न करना उस बात को। तो उसने क्या कहा, मैंने कहा कि अरे आपने चोरी किया है, मैंने आपको देखा है आप वहाँ कर रहे थे, तो उसने चोरी किया, मैं खुद अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो आकर के डिनाई कर रहा है इस बात को कि नहीं मैंने चोरी नहीं किया, मैं तो वहाँ तक गया भी नहीं था, मैं उस चीज़ को जानता तक भी नहीं हूँ। तो डिनाई करने मतलब समझ रहे हैं, जो काम किसी ने कर चुका है फिर उस बात को वो दोबारा से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो मानने को तैयार नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, इसको बोलते हैं डिनाई करना। अब यहाँ पे ये जो व्यक्ति है डिनाई कर रहा है, डिनाई मतलब मना कर रहा है, ये जो व्यक्ति है डिनाई कर रहा है इसको, इसका मतलब किसको डिनाई कर रहा है? जो काम हो गया होगा उसको डिनाई कर रहा है। और यहाँ पे आपने लिखा प्रेजेंट इन्फिनिटिव, इसका मतलब ये तो हुआ नहीं होगा, इसके बाद का एक्शन है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला सेंटेंस गलत हुआ ना? डिनाई का मतलब जो काम आपने कर दिया है उस चीज को आप ना नहीं मान रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, उसको हम डिनाई करना बोलते हैं। तो जब काम हो गया है तो वहाँ पे कौन सा इन्फिनिटिव आना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर परफेक्ट इन्फिनिटिव आना चाहिए। परफेक्ट इन्फिनिटिव मतलब जो काम हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे वो व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, ये इंसान जो है, ये क्या किए हैं? हेल्प किए हैं किसका? इसका, इस व्यक्ति की, यानी कि ही जो है ना वो हर का हेल्प किया है। और आपने देखा कह रहे इस व्यक्ति ने इसकी हेल्प किया, फिर आप जाकर के उससे पूछ रहे हैं कि अरे भाई आपने उसकी हेल्प क्यों कर दी, ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मैंने कहाँ उसकी हेल्प किया, मैंने तो उसका हेल्प ही नहीं किया। इसका मतलब वो व्यक्ति हेल्प कर चुके हैं, वो काम हो चुका है, बाद में उसकी बात की जा रही है कि उसकी हेल्प आपने क्यों किया, तो वो कह रहे हैं नहीं मैंने तो हेल्प नहीं किया। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो डिनाई जब कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसके पहले ऑलरेडी एक्शन हो चुका है, मतलब उसके बाद की बात हो रही, उसके पहले की बात हो रही है, नहीं हो रही है। थोड़ा सा सोचेंगे समझ पाएंगे कि ये जो डिनाई कर रहे हैं मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं है, इसका मतलब जो डिनाई कर रहे हैं उसके पहले की बात है, ये ऐसा कुछ हुआ है जिसको हम आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं ऐसा मैंने नहीं किया। और यहाँ पे वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो फ्यूचर की बात होने लग जाएगी। और डिनाई हम उसे करते हैं जो काम हो चुका है ऑलरेडी, उसे हम डिनाई करते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो ही डिनाइड टू हैव हेल्प्ड हर, इसका मतलब कि इस व्यक्ति ने इसकी हेल्प किया। ध्यान से सुनेंगे, इस व्यक्ति ने इसकी हेल्प किया, और हेल्प करने के बाद जब किसी ने पूछा कि आपने उसकी हेल्प क्यों किया, तो डिनाई कर दिए।
तो आप बता रहे हैं कि ही डिनाइड टू हैव हेल्प्ड हर, इसका मतलब इसने उसकी मदद किया और उस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि मैंने मदद नहीं किया। तो आप समझ गए होंगे ये सही है सेंटेंस, समझ गए या नहीं? तो समझ गए कि जब ये मेन वर्ब है, ध्यान से सुनेंगे, इस मेन वर्ब के अगर पहले की मैं बात करूं तो परफेक्ट इन्फिनिटिव, मेन वर्ब के बाद की बात करूं मतलब मेन वर्ब के रिस्पेक्ट में फ्यूचर की बात की जाए तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव। जैसे ध्यान से सुनेंगे, आई वांट टू प्ले, या प्ले क्रिकेट भी लिख सकते हैं, अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले। अब बताइए, पहले आप वांट करेंगे ना, पहले चाहेंगे, तभी तो बोले मैं चाहता हूँ खेलना, इसका मतलब आपके अंदर चाहत हो रही है, उसके बाद आप अभी खेलेंगे, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, इसके पहले की बात नहीं है। कोई भी चीज़ पहले चाहेंगे उसके बाद करेंगे। तो आई होप कि बातें समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार कई बार देखिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब आइए हम डायरेक्ट ना उस सेंटेंस के पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे सबको इरेज करना पड़ेगा, तो आइए हम इरेज कर देते हैं। आइए अब ना समझ लेते हैं उस एग्जाम्पल्स को, जो एग्जाम्पल हमने लिखा था आपके सामने। क्या लिखा था? पीपल, PEOPLE, पीपल से था या बिलीव से था शायद। पीपल से दैट ही इज अ थीफ, ऐसा था। पीपल से दैट, लोग कहते हैं कि ही इज अ थीफ, वो एक चोर है। फिर ऐसा था, पीपल सेड दैट ही वॉज अ थीफ, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, पीपल से दैट ही वॉज अ थीफ, ठीक है। अब समझते हैं इसके इन्फिनिटिव के तौर तरीके से कैसे इसका पैसिव बनता है। आइए देखते हैं। द पीपल से, इधर वाले पार्ट को देखिए किस टेंस में है, आप बताइए किस टेंस में, इतना तो आपको पता होगा ही। बोलेंगे सर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर ये जो है दैट, ये क्या है? कंजंक्शन है, उसकी कोई इसमें ज़रूरत है नहीं कोई, ठीक है। तो कंजंक्शन है, वैसे जानकारी के लिए मैंने बताया। और यहाँ से जो क्लाज शुरू हो रहा है इसे हम दैट क्लाज कह सकते हैं या नाउन क्लाज भी कह सकते हैं। तो इसको हटाइए, ठीक है। दैट, फिर ही इज अ थीफ लिखा गया है ना। अब मैं पूछूंगा दैट क्लाज के बाद जो नाउन आया, मतलब दैट के बाद या दैट क्लाज जो आया है वो किस टेंस में? दैट क्लाज। तो आप इज को देखकर बताएंगे सर ये भी प्रेजेंट में है, यानी कि ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। ध्यान से सुनेंगे, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, दोनों सेम सेम टेंस में हो गए ना। जब दोनों सेम टेंस में हो गए तो सीधी सी बात है कि लोग ऐसा कहते हैं कि वो चोर है, तब लोगों को पता चला होगा। पहले बात कहे होंगे कि वो चोर है तो उससे पता चला होगा ना। तो आप सीधा समझेंगे जब दोनों सेम सेम टेंस में आ गए तो यहाँ पे यूज किए जाएंगे प्रेजेंट इन्फिनिटिव। क्या यूज करेंगे आप यहाँ पे? प्रेजेंट इन्फिनिटिव। तो आइए कर लेते हैं। आइए, तो इसको पैसिव बनाने के लिए जो दैट क्लाज का जो सब्जेक्ट होता है ना, ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूँ, जो दैट क्लाज का सेंटेंस, जो दैट क्लाज का सब्जेक्ट होता है, जो दैट क्लाज का सब्जेक्ट होता है उसको हम मेन सब्जेक्ट बना देते हैं। तो बन गया। फिर इसके बाद कोई बी वर्ब यूज करेंगे। बी वर्ब मतलब इज एम आर। अगर ये प्रेजेंट का है तो इज एम आर में से कोई यूज कर लेंगे। अगर ये पास्ट का है ये, तो यहाँ पे
वाज या वर में से यूज कर लेंगे। तो प्रेजेंट है तो इज लगेगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने वाज लिख रहा है, देखिए इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद ये जो मेन वर्ब दिख रहा है इसका हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। से का थर्ड फॉर्म याद होगा, बताइए, सेड। तो ही इज सेड। उसके बाद इस दैट को और इस सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं, ये दो चीज़ों को यहाँ से हटा देंगे बीच से, क्योंकि वो सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, दैट तो हट जाएगा क्योंकि इन्फिनिटिव में जब चेंज होगा तो। अब जब दैट हटेगा तो ये कौन सी इन्फिनिटिव होगी, तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव। मैंने बताया क्यों, क्योंकि दोनों सेम सेम टेंस में है। जब दोनों सेम सेम टेंस में आएंगे तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव। अब प्रेजेंट इन्फिनिटिव के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसे हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, आपको हम बताएं इस बारे में, ठीक है। पिछले किसी वीडियो में ऐसा बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम टू लिख दिए, उसके बाद बेस फॉर्म, इसमें जो मेन वर्ब होगा। और ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। कैसे पता चलेगा मेन वर्ब है, इसकी भी चर्चा किया जा चुका है। बार बार करने पे सिर्फ टाइम नुकसान होगा, इस वजह से आप पीछे की जाकर के वीडियो देखें, जरूर कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से मेन वर्ब है। हम कैसे जानेंगे कि इज कब मेन वर्ब होता है, कब हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए आपको पीछे की वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होगा, या बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है, बी होता है, तो बी लिख देंगे। तो हो गया इन्फिनिटिव कि नहीं, हो गया ना, हो गया। फिर लिखेंगे अथीफ, THIEF, थिफ। अब बनेगा ही इज सेड टू बी अ थीफ, ऐसा कैसे बनाएंगे। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ईजी, आप क्यों बोल रहे थे बहुत डिफिकल्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने वहाँ पे क्या किया, इसको सब्जेक्ट बना के ही इज सेड लिख दिया, फिर इसको इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया टू बी अ थीफ। लेकिन यहाँ पे कौन सा इन्फिनिटिव आता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि किस टेंस में है और ये किस टेंस में है, समझ रहे हैं। तो टू बी अ थीफ होगा। आइए इधर देख लेते हैं। अब बताइए ये किस टेंस में आपको दिख रहा है, किस टेंस में, हाँ तो बोलिए पास्ट में, सिंपल पास्ट में। ये किस में है, दैट के बाद वाला, ये भी पास्ट में है। जब दोनों फिर पास्ट में आ गए तो सेम सेम टेंस में हो गए, दोनों सेम टेंस में, मतलब दोनों एक ही टेंस में हो गए ना। जब एक ही में हो गए तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे भी वही चीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है इससे मेन सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बनाइए यहाँ पे ही। अब ही के बाद इज एम आर वाज वर लगाएंगे, वो कहाँ से लगेगा, इस वर्ब से। अगर ये पास्ट में है तो वाज या वर। यहाँ पे इज एम आर प्रेजेंट में और पास्ट में वाज या वर, तो कैसे पता चलेगा, इस वर्ब से। ये वर्ब किस में है, पास्ट में। पास्ट में है तो वाज या वर में से यूज करेंगे। और आपको पता होगा कि ही के साथ वर नहीं, वाज, क्या यूज करते हैं, वाज। अब कहेंगे सर क्या कभी वर यूज नहीं करते, करते हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, पर कहाँ करते हैं, जब वो कंडीशनल सेंटेंसेज पढ़ाए जाएंगे तो उसमें आपको बताए जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आप वाज करेंगे, ही वाज। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, सेड। उसके बाद टू, तो ही वाज सेड टू, समझ रहे हैं, ही वाज सेड टू। उसके बाद ना इन्फिनिटिव में अब कौन सा इन्फिनिटिव लिखेंगे, ये तो सब्जेक्ट हट जाएगा ना, इतना हटा देते हैं। तो अब इसको ना फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, टू बी अ थीफ। बताइए, तो ही वॉज सेड टू बी अ थीफ। अब आप कहेंगे सर कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो जैसा था वैसे ही यहाँ भी बना, सिर्फ यहाँ पे इज तो यहाँ पे वाज हुआ, वो इस टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ लिए। आइए इस नीचे वाले को थोड़ा सा एक बार और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ का जो सब्जेक्ट है ना, इसको मेन सब्जेक्ट बनाएंगे, ही को, तो बनाइए ही। अब ही के हिसाब से, इस टेंस के हिसाब से बी वर्ब लगाएंगे। ही क्या है और ये किस टेंस में है, तो प्रेजेंट में। तो अब बात इज एम आर में से करेंगे, तो ही के साथ लगता है इज, क्या लगता है, इज। उसके बाद सेड लिखेंगे, थर्ड फॉर्म इसका लिखते हैं ना, तो ही सेड। उसके बाद इस दैट को और इस सब्जेक्ट को हटा करके इसको इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे कौन से इन्फिनिटिव होगी, तो ध्यान से सुनेंगे, ये किस टेंस में है, से। बताइए, पीपल से, लोग कहते हैं, किस टेंस में है। आपने बोला कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दैट के बाद जो ही वाज अ थीफ लिखा है, मैं पूछूंगा ये किस टेंस में है। आपने बोला सर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट एक ही होता है। तो आपने बोला सर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। अब आप बताइए कि पहले ये हुआ होगा या पहले ये हुआ होगा।
तो जाहिर सी बात है कि जो पास्ट की बातें हैं वो पहले हो चुकी होती हैं और प्रेजेंट अब चल रहा है और बाद में फ्यूचर होगा। समझ गए? तो ये पहले हुआ होगा, उसके बाद की ये बात हो रही है, तो यानी कि इसके पहले की ये बात हो गई। जब ये पहले की बात हो गई तो परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज करेंगे। तो ही इज सेड टू हैव। अब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। टू हैव और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो बीन होता है। क्या होता है? बीन। याद होना चाहिए आपको। तो ही इज सेड टू हैव बीन अ थीफ। THIEF। क्या ये बातें आप समझ गए? अगर आप समझ पाए होंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो एग्जाम्पल आपके लिए मैं लिख दूँ, आप उसे मतलब पैसों में चेंज करेंगे इसी रूल से। उसके बाद से फिर क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए ना हम इसको इरेज करते हैं और एक दो एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। तो इरेज कर रहा हूँ। आइए अब ना एक दो एग्जाम्पल आपको लिख ही दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आ जाएगा वी बिलीव दैट ही नोज द फैक्ट। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा कि वी बिलीव दैट ही नोज द फैक्ट। वी बिलीव दैट ही नोज द फैक्ट। ये पहला आपका सेंटेंस रहा। दूसरा आप लिखेंगे वी बिलीव्ड दैट ही न्यू द फैक्ट। और तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे वी बिलीव्ड, या बिलीव लिखिए, वी बिलीव दैट, यहाँ पे बिलीव लिखे हैं, वी बिलीव दैट ही न्यू द फैक्ट। इनको पैसों में आपको कन्वर्ट करके मुझे बताना है। एक और लिख दे रहा हूँ, वी फील that she had money। समझ पा रहे हैं? और लिख दूं? एक और लिख दे रहा हूँ, 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, वी बिलीव ही लिख लीजिए। We believe that he was living abroad। We believe that he was living abroad। ओके, ठीक है। इन सबको पांचों को आप क्या करेंगे, इन्फिनिटिव के मेथड से पैसों में कन्वर्ट करेंगे, या दोनों मेथड से कर सकते हैं, इट इज या इट वाज करके, जो मैं बताया था, ताकि मुझे पता चले कि आपको दोनों आ रहा है। आप करके कमेंट करिएगा, या हो सकता है कमेंट करने में ज़्यादा अगर टाइम लग रहा हो तो आप कॉपी में ही बना करके इसको रख लीजिएगा, फिर इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, आप उससे आप आंसर मिला लेंगे। वैसे अगर आप कमेंट कर लेते तो इस पर मुझे फिर से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो चलिए जैसा आपको सुविधा हो देख लीजिएगा, लेकिन इसका आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इन्फिनिटिव की। तो इसे हम रेज कर देते हैं, आपके लिए था जिसे हम होमवर्क कहते हैं, HW।
वैसे आप कमेंट कर देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो हो सकता है मैं भूल जाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स मैंने दिया था, तो फिर इसके लिए मुझे वीडियो को प्ले करके देखना पड़ जाएगा फिर से। अब आइए कुछ और भी इन्फिनिटो की हम चर्चा कर लेते हैं, उनके पैसे कैसे बनेंगे। लिखूं, जैसे आ जाएगा क्या, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, लिख लीजिए आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। अब कोई कहेगा इसका पैसा क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आई जो है एक सब्जेक्ट है, मतलब ये तो सब्जेक्ट है ही, ऐसी कोई बात नहीं है, ये वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है, और ये क्रिकेट हमारा जो ऑब्जेक्ट है किसका है, इस इन्फिनिटिव का। तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि क्रिकेट इज वांटेड टू बी प्लेड, ये गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसकी सेंस कुछ अलग हो जाएगी इससे। पैसिव वॉइस में सिर्फ स्ट्रक्चर अलग होने चाहिए, सेंस नहीं अलग होने चाहिए। तो इसकी मीनिंग को भी आपको समझना ही पड़ेगा। यहाँ चाहने का काम कौन कर रहा है, मैं चाहता हूँ क्या करना, क्रिकेट खेलना। यहाँ क्रिकेट इज वांटेड, क्रिकेट को चाहा जाता है, टू बी प्लेड खेला जाना, तो गलत हो जाएगा। क्रिकेट कैसे चाहा जाएगा, समझ रहे हैं ना, मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा ना, चाहने का काम इसके ऊपर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्रिकेट खेलना, मतलब मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, ऊपर वाले की मीनिंग है। आप नीचे वाला ऐसा नहीं बनाएंगे, इसको बिल्कुल आप गलत काट देंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज करके सही बताता हूँ इसका क्या बनेगा, फिर इस पर भी एक आध एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे, देखिए ध्यान से सुनेंगे, तो इसका सही जो बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए इसकी मीनिंग पहले समझते हैं। आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, टू प्ले मतलब खेलना, क्या, क्रिकेट। ध्यान से सुनेंगे, मैं चाहता हूँ क्रिकेट खेलना, या मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, या आई वॉन्ट मतलब बोलिए, हाँ बोलिए, मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट मीन्स मैं चाहता हूँ, टू प्ले मीन्स खेलना, क्या, क्रिकेट। अब इसकी मीनिंग समझ गए होंगे कि मैं चाहता हूँ, आई वांट मीन्स मैं चाहता हूँ क्रिकेट खेलना, मैं चाहता हूँ क्रिकेट खेलना। तो मैं चाहता हूँ को आप नहीं बदल सकते, ऐसे लिखेंगे आई वांट, मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट खेला जाए, ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है ना उसे इसके बाद रख देंगे, तो आई वांट, आई वांट के बाद लिखेंगे क्रिकेट, उसके बाद इस इन्फिनिटिव को पैसो इन्फिनिटिव में चेंज करके इधर रख देंगे, तो टू बी प्लेड, ऐसे लिखेंगे आई वांट क्रिकेट टू बी प्लेड। क्या आप मेरी बातें समझ गए? तो ऐसे पैसे बनाएंगे इसका। फिर अगर मैं ऐसा लिखूं कि आई वांट someone to tell a story, I want someone to tell a story, मैं चाहता हूँ कि कोई कहानी सुनाए। तो इसको तो आप नहीं चेंज करेंगे, और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव का, इस इन्फिनिटिव का जो ऑब्जेक्ट है इसे आप क्या करेंगे, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे आई वांट और स्टोरी, और उसके बाद इन्फिनिटिव को पैसिव में लिख देंगे टू बी टोल्ड, ये बन जाएगा आपका। क्या दिक्कत है? आई वॉन्ट अ स्टोरी टू बी टोल्ड, मैं चाहता हूँ कि अ स्टोरी टू बी टोल्ड, एक कहानी कही जाए, किसके द्वारा, बाय समवन। समवन क्या है, इंडेफिनिट सब्जेक्ट है। अब जब भी इधर इंडेफिनिट सब्जेक्ट आ जाते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ओके। क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो लंबी होती जाएगी, तो ठीक है, इसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि बाई प्लस एजेंट कब यूज किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया क्या कि आई वॉन्ट अ स्टोरी टू बी टोल्ड। एक दो और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आइए इसी पे, इसको इरेज करने के बाद।
उसको ना जो मैं आपको दूंगा साथ साथ आप खुद बनाते भी रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपको आ रहा है कि नहीं। मुझे पता चलने से कोई मतलब नहीं है, आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ आपको आ रहा है कि नहीं। जैसे आइए आ गया, यहाँ पे मैं लिखूँगा सी लाइक्स पीपल, देखिए यहाँ पे पीपल, सी लाइक्स पीपल टू रिस्पेक्ट, सी लाइक्स पीपल टू रिस्पेक्ट हर। अब ध्यान से सुनेंगे, इसका क्या बनाएंगे। सी लाइक्स, वो चाहती है, लाइक मतलब पसंद करना, मतलब वो चाहती है क्या, लोग वही पसंद करते हैं, उसे वही अच्छा लगता है क्या, कि लोग क्या करें, टू रिस्पेक्ट हर, उसका रिस्पेक्ट करें। तो ऐसे बनाएंगे सी लाइक्स। अब कहेंगे आप कि सर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है ना, इसी को मतलब ये जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव है ना ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि इन्फिनिटिव नहीं है ना। अब इस इन्फिनिटिव का जो ये ऑब्जेक्ट है, आप कहेंगे सर इसी को हम मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आप ऐसा अगर कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। पता है क्यों? आपको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों सेम है, तो जब सब्जेक्ट लिख दे तो ऑब्जेक्ट लिखने की क्या ज़रूरत है? गलत हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना, क्योंकि भाई वो जो चाहती है फिर उसी को ऑब्जेक्ट कैसे बना देंगे, नहीं बन पाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको हम प्रोनाउन में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे ही बस लिखेंगे सी लाइक्स, उसके बाद यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था उसको हटा देंगे। नहीं समझ पा रहे, रुकिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ना इसको आप हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गए। जब सेम हो गए तो हटा देंगे। तो सी लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड, सी लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड बनाएंगे। सी लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड मतलब चाहती है कि उसका रिस्पेक्ट किया जाए। किसके द्वारा? बाय पीपल, लोगों के द्वारा। लेकिन इसको आप नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं पर नहीं लिखने वाला ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब कब बाई प्लस एजेंट लिखा जाता है, कब नहीं लिखा जाता है, इसकी चर्चा मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो आइए पहले ना इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। सी लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। ही वांट्स एनीवन टू टेक फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स। ही वांट्स एनीवन टू टेक फोटोग्राफ्स। ही वांट्स वो चाहता है कि एनीवन मतलब कोई क्या करे, टू टेक फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स ले। वो चाहता है कि कोई क्या करे, फोटोग्राफ्स ले। तो बताइए ऐसे बनाएंगे ही वांट्स। आपको इतना समझ में आया होगा कि यहाँ वाला नहीं चेंज होगा, इधर का। तो ही वांट्स क्या हो जाएगा? अब बताइए ये जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेम है? बताइए, नहीं है ना। तब तो लिखना पड़ेगा। यहाँ सेम थे इसलिए इसको मैंने ऐसे कट किया, नहीं लिखेंगे। सी लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड बनाएंगे। यहाँ बनेगा ही वांट्स अ फोटोग्राफ्स। अब फोटोग्राफ्स तो लिखना ही पड़ेगा आपको, फोटोग्राफ्स। तो ही वांट्स फोटोग्राफ्स, उसके बाद इन्फिनिटिव को पैसे में कर देंगे, टू बी टेकन, टू बी टेकन। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ, इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल सोच रहा हूँ लिख ही दूँ। देखिए जैसे ऐसे एग्जाम्पल आ गया कि दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, टू बिलीव इट। अब ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया, फिर एक इन्फिनिटिव आया, इस इन्फिनिटिव का एक ऑब्जेक्ट आया, मतलब इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे एक दूसरी इन्फिनिटिव, फिर इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, और ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट। दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। तो दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट।
दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो गए तो कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तब उसको क्या बनाएंगे? इट। अब उसको ना हम क्या करेंगे, इसको हम इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इट हैज टू बी, अब टू बी के बाद लिखेंगे टू बी सीन, थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सी था। इट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, फिर लिखेंगे टू बी बिलीव्ड। अब इसको मिटाइए, इट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, ऐसे बनाएंगे। इट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं, इट हैज़ टू बी सीन एंड टू बी बिलीव्ड, लेकिन आप चाहिए तो डायरेक्ट ऐसे बनाए, इट हैज़ टू बी सीन, मतलब इसके ऊपर एक्शन हुआ, टू बी बिलीव्ड, ठीक है। अब बताइए, इन सबको ना मीनिंग से भी बनाना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है कि दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, उन लोगों को क्या करना है? टू सी इट, इसे देखना है, फिर इससे विश्वास करना है, मतलब उसी चीज़ को देखना है और उस पर विश्वास करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ है उसको देखा जाना है, उस पर विश्वास किया जाना है, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, समझ आए? या आप कंपलसरी मजबूरी बता सकते हो, उस पर देखा जाना पड़ता है, उसे देखा जाना पड़ता है, उसे विश्वास किया जाना पड़ता है। वैसे हिंदी से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। तो ऐसे रहे हमारे कुछ इन्फिनिटिव के पैसिव वॉइस। फिर मैं एक छोटा सा पैसिव वॉइस आपके सामने यहाँ बीच में लिख कर जा रहा हूँ, मतलब एक्टिव वॉइस लिख के जा रहा हूँ, आपको उन्हें भी पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ही इज़ अ मैन टू abuse, he is a man to abuse, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे? पैसों में आप चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करके आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, और इसके आगे की चीज़ों को हम इसके आगे की जो चीज़ें हैं इन्फिनिटी से रिलेटेड, या जो बात करेंगे अब ऑब्जेक्ट की, डबल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, और बाई प्लस एजेंट कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना, इन दो टॉपिक्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।